100 करोड़ होते हैं, रोज कानून ऐसा बनता है जो आपकी आस्थाओं पे चोट करता है, लेकिन आप बोलते नहीं हैं क्योंकि आपने सारा ठेका कॉन्ट्रैक्ट सरकार को दे दिया है कि सब कुछ वही करेगी, इसलिए आप नहीं बोलते। फिर कानून बनता है तो आप उसके विरोध में कुछ आजकल फेसबुक वगैरह पे लिख देते हैं, लेकिन डिसाइसिव लड़ाई नहीं लड़ते। इसलिए रेलवे के पे अगर आप सफर करते हो, समाज में छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बीमारी का पता चलेगा। पिछले 20 साल से रेलवे के आसपास जो झोपड़पट्टी पड़ती है, जरा उतर के कहीं ट्रेन रुक जाए गलती से तो पूछिएगा कि उसमें कौन रहता है। ये सरकारी जमीनों पे रातों रात पीर फकीर पैदा होते हैं और कब्र भी बन जाती है। ये मस्जिदें सरकारी जमीन पे बन क्यों रही हैं? आप सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, वहां बनाई है? नहीं, लाहौर में भी 1935 में लोग सोचते थे, और कश्मीर के हिंदुओं को भी इस बात की गलतफहमी थी 1990 से पहले, जबकि 6 बार उनका पलायन हो चुका था। वो भी यही मानते थे, नहीं नहीं, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत। 19 जनवरी 1990 के बाद कश्मीरी हिंदुओं को पता चला इंसानियत का मतलब क्या होता है। जब तक आप तबाह ना हो जाएं तब तक आप चेतते नहीं हैं। इसलिए अमेरिका जैसा देश, जब हम ये कहते थे पूरी दुनिया में कि आतंकवाद एक समस्या है, इस आतंकवाद के लिए ग्लोबल पॉलिसी बननी चाहिए, तो अमेरिका के लोग मालूम है क्या कहते थे? वहां की सरकारें भारत को समझाती थी, नो 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 नो, इट्स नॉट ए जिहाद, नो नो, इट्स नॉट ए टेररिज्म, इट इज ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। 26/11 में, सॉरी 9/11 में अमेरिका राष्ट्र की शानदार, जो उस राष्ट्र के गौरवशाला को बताती हैं, उस वैभव को बताती हैं, जब उन 2 बिल्डिंगों को उसामा बिन लादेन के सिपाहियों ने नस्ते नाबूद कर दिया तो अमेरिका ने कहा नो नो, इट इज टेररिज्म। और उन्होंने इलाज ढूंढा, और ऐसा इलाज ढूंढा, ना यूएनओ से पूछा, न किसी से सर्टिफिकेट लिया, और 2 मुल्क तबाह कर दिए उन्होंने। उसके बरखिलाफ हजारों हमले होने के बाद उस वक्त की सरकार की जो चेयरपर्सन थी, उसकी देखरेख में पूरी रणनीति बनाई गई। उस रणनीति के तहत ये जो 26/11 हुआ है, जिसे आप बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया, ठीक है, सरकार का एक मौक़िफ़ है, स्टैंड है, लेकिन 26/11 के उस पूरे हमले में भारत सरकार का एक मंत्री शामिल था। उस मंत्री की देखरेख में सब कुछ हुआ, क्योंकि वो जो महिला थी उसके एजेंडे में हिंदू टेरर की कहानी थी। इसलिए तथ्यों पे बात कीजिए। 26/11 जिस दिन भारत में हुआ है, 24 नवंबर को भारत की तरफ से भारत का जो होम सेक्रेटरी था, उसका एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान में 24 नवंबर को मौजूद था। होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता, उनके साथ में जितने भी लोग थे, फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, सब पाकिस्तान में थे। 24 नवंबर की घटना है, और एक शख्स जिसका नाम इस किताब में नहीं लिखा हम लोगों ने, इस किताब का नाम है नो द एंटी नेशनल। रॉ के और मिलिट्री इंटेलिजेंस के पुराने ऑफिसर हैं कर्नल RSN सिंह, आप टेलीविजन पे उन्हें देखते होंगे। ये कोई किताब नहीं लिखी उन्होंने,
ये आधुनिक भारत के नौजवान बच्चों के लिए, आज की जनरेशन के लिए एक ग्रंथ लिखा है। जितनी घटनाएं पिछले 20 साल में हुई हैं, उसके तार कहां से कहां थे, इसी किताब में लिखा हुआ है कि मधुकर गुप्ता के अंडर में पूरा डेलीगेशन पाकिस्तान गया। उसमें एक भारत की खुफिया एजेंसी का अफसर भी शामिल था। अब मैं फर्क बताना चाहता हूं। पूरा डेलीगेशन इस्लामाबाद में बैठा था 24 तारीख को। उस खुफिया एजेंसी जो भारत की थी, जिसका एक सदस्य उसमें शामिल था, वो एक्सपर्ट था। उसको 24 घंटे में समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने यहां भेजा कि मैं आना चाहता हूं, आप नहीं आ सकते। उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया और कहा कि मुझे किसी भी कीमत पे वापस जाना है। वो बाघा बॉर्डर से वापस आ गया 25 तारीख को। उस पूरे डेलीगेशन को पाकिस्तान सरकार ने कहा कि आप यहां आए हैं, थोड़ा सा हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, उसका भी जरा लुत्फ लीजिए। इस्लामाबाद से 32 किलोमीटर ऊपर एक पहाड़ी है जिसे मरी कहते हैं, बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। पूरा डेलीगेशन हमारा उस मरी हिल स्टेशन पे 26 तारीख को बैठा हुआ था। उनको पता था कि वहां से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी चीज का प्रत्यक्ष गवाह हूं, वो इसमें शामिल नहीं है। उनका नया एडिशन आएगा, उसमें शामिल होगा। 26 तारीख को जिस वक्त मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के माध्यम से वो जो आतंकवादी आए थे, जिसको आपने टेलीविजन पे लाइव देखा, उसी समय पाकिस्तान का विदेश मंत्री दिल्ली में महिलाओं के प्रेस क्लब में बैठा था। इतना फूल प्रूफ इंतजाम किया था कि किसी को शक न हो। इनका अपना एजेंडा था और इस एजेंडे की मदद के लिए पाकिस्तान ने पूरी मदद की इनकी। कि कसब जब पकड़ा भी गया, पहले तो उम्मीद नहीं थी, पकड़ा गया तो उसके हाथ में कलावा किस लिए बांधा था, किस एजेंडे के तहत कलावा बांधा गया था। वो शख्स जो आया आईबी का, उसको इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि सत्ताएं, व्यवस्थाएं, ये पुलिस, ये नौकरी सिर्फ घर रोटी पानी चलाने के लिए तो हो सकती है। अगर आपने उसका इंतजाम कर लिया है तो उसके लिए अपने जमीर को मत बेचिए। उसने सब कुछ बर्दाश्त किया। वो शख्स जिंदा है, उसका नाम किन्हीं कारणों से हम लोग सार्वजनिक नहीं लेते। उसने सारी बात बता दी, किसका फोन दिल्ली से जा रहा था, क्या इंस्ट्रक्शन थे। उसको जाने नहीं दिया घर। जब वो 25 तारीख को बाघा बॉर्डर से दिल्ली, अब घर नहीं जाने दिया उसको। जब सब कुछ हो गया, उसके बाद पता चला कि इसको सारा राज पता है, उसको टॉर्चर किया। तो आज आपको पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, बाहरी ताकतों से कोई भारत को खतरा नहीं है। आपने सरकार चुनी है, सरकार की जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार कर रही है, और उस जिम्मेदारी में अगर पेट्रोल 200 रुपए लीटर भी होता है तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हम करोड़ों रुपया मंदिरों पे चढ़ा देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की दावतों में निकला देते हैं, भोज में खत्म कर देते हैं, अपनी झूठी शान दिखाने में खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर यह राष्ट्र अगले 100 साल के लिए सुरक्षित हो जाए तो पेट्रोल फ्री में भी मिल सकता है। इसलिए पेट्रोल तो क्षणिक बात है। सबसे बड़ा खतरा
जो आज है, जो आपको, आप सबको, एक एक आदमी की भूमिका अपने सामर्थ्य, अपनी योग्यता के हिसाब से आप तय करें कि मैं इस मोर्चे को संभालूंगा, आप इस मोर्चे को संभालेंगे, आप किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे। यही मेरी इस पूरी स्पीच का सार है। यह कोई बताने नहीं आएगा। इसमें हो सकता है आपको कुछ आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से कुछ प्राप्त ना हो, क्योंकि आप इतना सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं कि अब उसकी लालसा छोड़ दीजिए। अब कुछ इस बात की चिंता कीजिए कि इसे करने से मुझे सही मोक्ष मिलेगा।